दोस्तों जैसे अभी एक रीसेंट न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर पे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वो ये है कि टाटा एंड सन्स ने खरीद लिया है एयर इंडिया को गवर्नमेंट से पूरे 18,000 करोड़ रुपए में। और उन्होंने उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है वेलकम बैक एयर इंडिया। और दोस्तों इस न्यूज़ को कंफर्म करने वाले खुद रतन जी टाटा हैं, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करा जिसमें उन्होंने बताया कि एयर इंडिया उनके लिए और टाटा ग्रुप के लिए कितना महत्व रखता है। जिसमें उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट करी है JRD टाटा की, जब वो एयर इंडिया के एक प्लेन से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों इस पोस्ट से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि टाटा ग्रुप ही ओन करता था एयर इंडिया को, लेकिन किस तरीके से JRD टाटा से एयर इंडिया छीन लिया गया था ये आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब यंग और टैलेंटेड JRD टाटा ने एक सपना देखा था इंडिया को लेकर। और वो सपना ये था कि हर एक कॉमन इंडियन अफोर्ड कर सके फ्लाई करना एक एयरप्लेन में। JRD खुद एक एविएटर थे। इस एयरलाइंस की पहली फ्लाइट जो कराची से मुंबई तक आई, उसे लाने वाले खुद JRD टाटा खुद थे। आप लोगों ने एकदम सही सुना, JRD टाटा ने वो फ्लाइट खुद फ्लाई करके मुंबई एयरपोर्ट पे उतारी थी। और दोस्तों ये इतनी बड़ी बात इस वजह से है कि JRD टाटा ने वो कर दिखाया था जो पूरी कंट्री में किसी ने नहीं करा था। भारत एक गुलाम देश था और उस गुलाम देश को पहली प्राइवेट एयरलाइंस देने वाले खुद JRD टाटा थे। और 1946 एक ऐसा टाइम था जब टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हुआ था। और उसके 2 साल के बाद ही एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करने लग गया। और दोस्तों आपको पता है कि थाई एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि इतनी बड़ी एयरलाइंस हैं आज की डेट में, वो शुरुआत ही उनकी एयर इंडिया की वजह से हुई थी। तो जब टाटा कंट्रोल करते थे एयर इंडिया को, उसका लेवल इतना बड़ा था कि इतनी बड़ी एयरलाइंस भी उसके बाद ही शुरू हुई उन्हें देखते हुए, क्योंकि एयर इंडिया उस टाइम पे अपने लेवल पे ही बहुत अच्छी एयरलाइंस थी, जिनकी सर्विसेज को देख के ये सारी एयरलाइंस भी बनी। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के एक डिसीजन से रातों रात सारी चीज़ें चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नेशनलाइज कर देते हैं एविएशन सेक्टर को, जो भी कुछ आप करोगे वो हमारे हिसाब से होगा, वरना बिल्कुल भी नहीं होगा। रातों रात प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट करना इंडिया में इलीगल हो गया, जिसकी वजह से सब चीज़ चेंज हो गई। और ऐसा सिर्फ टाटास के साथ नहीं हुआ था, एयर इंडिया के साथ ऐसी 8 एयरलाइंस और थी जो प्राइवेटली ऑपरेट कर रही थी, लेकिन रातों रात ही उन्हें अपना सारा कंट्रोल गवर्नमेंट को देना पड़ा। और जब JRD टाटा ने सरकार को वार्न करने की पूरी कोशिश करी कि ये डिसीजन उनके लिए गलत साबित होगा, और जब उन्होंने बोला कि एयरलाइंस बिजनेस चलाना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने जैसा नहीं है, ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रोड और रेलवेज तक तो ठीक है, लेकिन इसमें इन सारे बिजनेसेस से 35 गुना ज़्यादा कैपिटल लगती है। और थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखने के लिए एक एयरलाइंस को 2500 आवर्स के लिए उड़ना पड़ता है, और उस टाइम पे कैपेसिटी थी खाली 500 आवर्स की। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि ये बिजनेस कितना ज़्यादा हार्ड था उस टाइम पे, और अभी भी है, और इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था। तो पॉलिटिक्स, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आते हुए ये पूरी तरीके से एयरलाइन डूब जाएगी, और बड़े प्यार से बनाई गई JRD टाटा की ये कंपनी उनसे छीन ली गई। लेकिन सरकार ने JRD टाटा की ये बात सोशलिज्म के नाम पे बिल्कुल भी नहीं मानी, और ये एयरलाइन JRD टाटा की ब्रेन चाइल्ड थी और उनकी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री थी। मिनिस्टर्स अपनी फैमिली को फॉरेन विजिट के नाम पे इंटरनेशनली घुमाने लगे, और इन सब खर्चों का पैसा एयर इंडिया ने दिया, जिसमें इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिकली ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनली ऑपरेट करती थी। बात है 2004 की। आप जिस एयर इंडिया को जानते हैं वो पहले 2 एयरलाइंस हुआ करती थी, और इन दोनों में से इंडियन एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी। और उसी टाइम के दौरान बड़े ही ज़्यादा होनहार और टैलेंटेड इंसान हमारे एविएशन मिनिस्टर बने। और उस टाइम पे एयर इंडिया एक 7,000 करोड़ की एंटिटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 करोड़ के प्लेन खरीद रहे हैं और 7,000 करोड़ की एंटिटी है, तो क्या करा जाए। और उन्होंने एक शॉपिंग लिस्ट तैयार करी एयर इंडिया के लिए, जिसमें 111 नए प्लेन खरीदने थे, और वो भी सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, 50,000 करोड़ के लिए। और ये सब लॉसेस छुपाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया, और चीज़ें बद से बदतर हो गई। लेकिन ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, और इन प्लेन्स का यूज़ क्या होगा, और कितनी मार्केट में डिमांड है, इनके लिए कुछ प्लान ही नहीं था उनके पास। और 2007 के इस मर्जर के बाद आज तक एयर इंडिया एक भी साल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। लेकिन क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एयर इंडिया के एक ऑफिसर ने इस मिनिस्टर की करतूतें एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी थी, और इस बुक में डिटेल में बताया गया है कि एयर इंडिया के साथ कौन कौन से स्कैम हुए थे और उन्हें किस तरीके से कंडक्ट करा गया था, कि रातों रात पब्लिशर ने इस बुक की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी और मिनिस्टर से जाके माफ़ी भी मांगी। सोचिए इस बुक में ऐसे कौन से स्कैम लिखे होंगे जो एयर इंडिया में हुए, जो आज तक किसी को नहीं पता।
और इस ऑथर के ऊपर आज भी क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस चालू हैं। अगर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इंडियन लोगों के टैक्सेस से ही इसका लोन पे करा जाएगा। एक टाइम पे एयर इंडिया, जो दुनिया की सबसे एफिशिएंट एयरलाइंस मानी जाती थी, आज 60,000 करोड़ के कर्जे में है। इंडिया के एक विजनरी से एयर इंडिया छीन ली गई थी, लेकिन उसी की आने वाली पीढ़ी ने ही और ये बोलते हुए भी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि टाटा सन्स ने दोबारा एयर इंडिया को जीत लिया है और ख़रीद लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और टाटा सिर्फ एयर इंडिया को ख़रीद नहीं रहा है, लेकिन अपना पार्ट जो वो डेट का पे करने के लायबल हैं वो भी पे करेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एयर इंडिया एंड रतन टाटा जी। और होपफुली एयर इंडिया टाटास के अंदर दोबारा वही एफिशिएंसी अपनाएगा जो उन्होंने JRD टाटा के टाइम पे अपनाई थी, और वो ऐसे ही शाइन करेगा जैसे वो पहले शाइन करता था JRD टाटा के टाइम पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।